अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। आज की वीडियो है जी अदलिया के बारे में। बहुत सारे सवालात हैं, इनबॉक्स भी और कमेंट्स भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूं आम जो सोशल लेवल पर मोहल्लों में, गलियों में, चौकों में, हर जगह अब बात हो रही है। भले जितना भी चीफ जस्टिस साहब ये बोलने के सोशल मीडिया पर भी जो हो रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जमहूरियत जमहूर से है और जमहूर अवाम को कहते हैं। अवाम जो टैक्स का पैसा देती है अपने इंस्टीट्यूशंस को बरकरार रखने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, वो सवाल करने की भी मजाज़ है। भले आप उसके ऊपर तौहीन अदालत लगाएं, आप सबको अंदर करें, लेकिन सवाल तो कौम पूछेगी। मुझे कुछ इनबॉक्स आए, मैं एक एक करके शामिल करूंगा। पहला सवाल है जी, एक भाई ने लिखा है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए आपका किरदार साफ होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए करप्शन का, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उस शख्स को बना दिया गया है जो 16 अरब 14 अरब रुपए का जिसके ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के। ऐसा क्यों? तो ये एक सवाल है, मैं चीफ जस्टिस साहब के लिए छोड़ता हूँ। इसको शेयर ज़रूर करें, यह पैगाम जाना चाहिए, पता चले कि अवाम सोई नहीं है, वो सवाल पूछने के लायक है और पूछ रही। हम अदब के हद में रहते हुए ही पूछेंगे कि जहाँ पर हम अपनी जान की अमान पाते हुए, तौहीन अदालत से बचते हुए ये पूछना चाहते हैं, ये सवालात आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि DGI-SPR की तरह हमारा कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम ये सवालात आपसे पूछ सकें, ना ही हमें रसाई है अदालत में आने की। जमहूरियत जमहूर से है, तो क्या तौहीन सिर्फ अदालत की है? क्या तौहीन सिर्फ आइन की है? क्या जमहूर की तौहीन नहीं है? ये जो हो रहा है हमारे मुल्क में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, क्या आपको लगता है कि ये हमारी इस अवाम की जो सड़कों पर है पिछले 10 दिन से, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी परसों लाहौर जलसा होने वाला है, लाखों की तादाद में, जिसे आप कहते हैं कि 10-15 हज़ार लोग हैं, वो लाखों की तादाद में है, बुजुर्ग है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें एहसास ही नहीं था कि हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। इस तरह के रिमार्क से लोगों के, तो हुजूर ये तौहीन अवाम जमहूर की भी हो रही है, क्या इसके ऊपर कोई अज़ खुद नोटिस लेंगे आप? एक और सवाल है कि सारी काबीना आज बनी चोरों की, तो कोई अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया। यानी जज साहब, जिस आइन को बचाते बचाते हमने पूरी दुनिया को मतवज्जो कर लिया, हमने अदालतें रात को भी खोल ली, उसी आइन को आज काबीना में जिनके ऊपर सब के सब केसेस हैं, यानी ऐसे लग रहा है कि जब उसकी लिस्ट पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे किसी जेल की रजिस्टर को पढ़ रहे हैं आप कि फलाना चोर हाजिर हो, फलाना चोर हाजिर हो, तो इस तरह से नाम है उनके। तो ये भी एक सवाल है। फिर एक और सवाल है कि हमेशा शरीफ फैमिली को ही हर केस में रियायत दी गई है, आम आदमी को उतनी रियायत नहीं दी जाती। यानी ये तो साफ जाहिर है कि 90 की दहाई से लेकर आज तक पिछले 30-40 सालों में जितने भी केस बने आज तक उस शरीफ ख़ानदान के ऊपर, भले वो शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, आप नवाज शरीफ साहब हों, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मरीम साहिबा हों, उनको रिलीफ मिल जाता है, उनको बेल मिल जाती है। ये चीज़, और हफ्ते के दिन, यानी मुझे याद है कि हमजा शहबाज को नैब ने पकड़ने के लिए वो रेड की और हफ्ते का दिन था, छुट्टी थी, और उनको रोक दिया गया था अदालत की तरफ से कि गिरफ्तारी जो है वो नहीं करनी, कबल अज़ वक्त जिसको ज़मानत कहते हैं ले ली गई, वो ले ली गई थी छुट्टी के दिन। तो ये भी एक बहुत आम आदमी सवाल पूछ रहे हैं। एक और सवाल है कि जज साहब, अगर वो मरासला झूठ था तो उसे पब्लिक करने से क्यों रोक दिया गया, और अगर वो सच्चा था तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जो आज भी उसे मीडिया पर झूठ कहते हैं? बड़ा जेन्युइन सवाल है। वंस अगेन जज साहब, अगर वो वाकई मरासला झूठ था तो फिर उसे पब्लिक क्यों नहीं होने दिया? क्यों उसके ऊपर सीक्रेट एक्ट लिख दिया गया कि अगर इसको आपने पब्लिक किया तो आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा और आप सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे? ये उसके ऊपर जुर्म आयद कर दिया गया। लेकिन उसको दूसरी तरफ मीडिया पर खुली आज़ादी दे दी कि जो मर्जी उसको जिस तरह से झूठा कहता है, फिर कोई कहता है उसने खुद लिखवाया था, कोई कहता है किसी ने उसको लिख के दिया है, कोई कहता है PM की अपनी, इमरान खान की अपनी साजिश है। यानी उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? आपकी जो अदालत का जो एक तकद्दस है, जो एक ऑर्डर जारी होता है कि ये जनाब ख़त को छुपा लिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइन है। तो फिर आपके इस हुक्म की तौहीन हो रही है मीडिया के ऊपर, तो आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का कर्जा उतारने को भी तैयार हैं। ये मुझे खैर 3-4 सवाल पहले भी इस तरह के इनबॉक्स आए थे। जज साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि हम अमेरिका का सारा कर्जा ओवरसीज़ पाकिस्तानी उतारने को तैयार हैं, हम अपनी तनख्वाहों से हर महीने कुछ पैसे भेजने को तैयार हैं, लेकिन आप खुदारा इस तरह की काबीना मत बनने दें। खैर वो तो अब बन चुकी है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते अब, लेकिन ये जज्बा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। और जैसा आप उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये वोट डालने का हक छीनने जा रहे हैं, इसके ऊपर खुद नोटिस ले लें खुदारा। ये बड़े जज्बाती हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें, हमारे मुल्क को चलाते हैं।
ये अगर रेमिटेंसेज ना भेजें, जिस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्होंने पैसा भेजा धड़ाधड़, यानी जितने पैसे भीख में आपको हमारे मुल्क को मिले हैं, अभी अमेरिका से पहली किस्त आई है वफादारी की हमें $200 मिलियन, इतने पैसे तो महीने में वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज देते हैं कि चलो यार मैं इधर अपने बाहर के अकाउंट में रखने की बजाय अपने मुल्क के अकाउंट में रखता हूँ, मेरे मुल्क को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इनका जो वोट डालने का जो एक हक इनको दिया गया है लेजिस्लेशन करने के बाद, खुदारा आप प्रोटेक्ट कर लें, दुआएं ले लें इन ओवरसीज़ पाकिस्तान, 90 लाख लोगों की दुआएं लगेंगी आपको चीफ जस्टिस साहब। और फिर इसी ओवरसीज़ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ईवीएम्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई गई थी वोट डालने के लिए, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो मिन्नतें कर रहे हैं, काश के एक एक करके मैं आपको ये बता सकता, आपको भेज सकता चीफ जस्टिस साहब, आपको फॉरवर्ड कर सकता ये अवाम की ये क्वेश्चन है अवाम के। अच्छा, उन्होंने कहा जी ईवीएम मशीन्स को खुदारा इनको बोलें कि ये कैंसिल ना करें, ये चीट करते हैं, ये हर साल हर 5 साल बाद इलेक्शन जो होता है उसको रिग करते हैं। एक एक बंदा 10-10 अपने अंगूठे के वो स्टैंप लगा के वोट डालता है और जिसको उसके बाद में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और हमें याद है 2013 में क्या हुआ था कि 4 हलकों की बात की थी इमरान खान ने कि वो 4 हलके खोल दें, यानी वोट डल चुके थे, रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद 4 साल 5 साल भी गुजर गए थे, नाअहल हो गया था नवाज शरीफ, लेकिन वो 4 हलके नहीं खोले गए थे। तो जज साहब ये एक बहुत बड़ी बात है, ईवीएम्स बन चुकी हैं, यानी एक वो गुजर चुकी है तजर्बे से चीज़, वो पास हो चुकी है। तो अब आप खुदारा उसको प्रोटेक्ट कर दें, दुआएं देंगे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको। फिर एक और सवाल है जी, इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों कहा कि हमें 7-8 महीने दरकार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, जबकि उनका तो काम ही ये है कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शंस करवाने होते हैं। ये बात भी बहुत जेन्युइन है चीफ जस्टिस साहब, यानी हम अपने टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें देते हैं। अगर हमारे आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर उन्होंने ये 7-8 महीने की बात क्यों की? अगर यही बात वो 3 महीने की कर देते उस वक्त आपकी अदालत में जब आपने बुलाया था, तो जाहिर है कि आप आम इंतखाबात की तरफ जाते। लेकिन आई डोंट नो कि चाहे ये स्क्रिप्टेड था, ये क्या था सीन, लेकिन इन्होंने जो 7-8 महीने कहा उसकी वजह क्या है वो भी अवाम जानना चाहती है। आखिरी 2 सवाल जज साहब सीधे सीधे अदलिया के निज़ाम के ऊपर है। पहला सवाल यह है कि आपने फरमाया कि हम 24 घंटे काम करते हैं, इसके बावजूद 18-20 लाख केसेस मेरे मुल्क में पेंडिंग क्यों हैं? दूसरी बात यही इसी में कंटिन्यू है, उन्होंने कहा कि हम दुनिया में 130 नंबर पर हैं, 137 ममालिक में से 130 नंबर पर हैं। इस भाई का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। कहते हैं इसमें लिखा फर्दर के हम 2019 में 117 नंबर पर थे, 2020 में 120 नंबर पर आ गए और 2021 के एंड पर हमारा नंबर 130 हो गया। यानी हमने 3 सालों में बजाय तरक्की करने के हम पीछे चले गए और इस साल डर रहे हैं कि हो सकता है कि हमें 137 नंबर मिल जाए। तनख्वाहें देने में हमारा मुल्क जो अदलिया की मुराआत है, जो तनख्वाहें हैं, उसमें पहले 10 ममालिक में आता है जिसमें ज़्यादा तनख्वाहें और ज़्यादा मुराआत दी जाती हैं। लेकिन हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, जो इंसाफ मुहैया करने में, हम 130 नंबर पर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है परफॉर्मेंस के ऊपर। भले आप ये सारे सवालात इग्नोर करके किसी खूह खाते में डाल देना, लेकिन हमारी तरफ से वो हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगा चीफ जस्टिस साहब, मेरी छोड़ें या मेरे जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी छोड़ें, जो यूट्यूबर्स हैं, जो वो लोग हैं जो असल नुमाइंदगी करते हैं कौम की, ये खुदारा ये मीडिया के बंदों को, ये जो चैनल्स पर लिफाफे होते हैं, इनकी बात ना कीजिएगा, इनको ना बुलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उसके साथ उन यूट्यूबर्स को बुलाएं जो असल में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। वो आपके सामने ये सवालात रखेंगे और उनको ये जवाब ज़रूर दें, ताकि आम आदमी, वही जो रेडी वाला, वही जो चाय वाला, वही जो सब्जी वाला आज बैठकर ये परेशान है कि हमने 70 सालों में अगर कमाया भी तो सिर्फ इदारे कमाए। 3.5 रुपए का डॉलर लेकर चले थे हम 1947 में, और 2022 में आकर हम 182 रुपए का डॉलर, यानी एक आसमान से ज़मीन तक गिर चुके हैं। और हमने सिर्फ कमाया इदारे, यानी हमने अदलिया कमाई, हमने एजुकेशन सिस्टम कमाया, हमने मेडिकल सिस्टम कमाया और हमने अपना डिफेंस सिस्टम कमाया। तो जज साहब, अगर हम अपने इदारों से भी उम्मीद नहीं करेंगे और अगर हमें अपने इदारों की ही समझ, हम अब अगर अवाम ही उस पेज पर नहीं होगी कि जहाँ पर आपके फ़ैसलों की बजाय इसके कि आपके सियासतदान आपके फ़ैसलों की तायीद करें या वो समझाएं लोगों को कि वो सही कह रहे हैं, आम आदमी को भी आपके फ़ैसले समझ में आने चाहिए कि आपने कब कौन सा फ़ैसला क्यों किया, किस वजह से किया। देखने वालों का शुक्रिया, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं एक इल्तिजा ज़रूर करूँगा कि अपने किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ लिखा मत करें,
किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ दिल में बुरा गुमान मत किया करें। ये वक्त गुजर जाना है। कोई भी कल्प्रेट हो छुपता नहीं है, तारीख किसी को नहीं छोड़ती। हर कोई, चाहे वो बाहर हो, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, सामने ज़रूर आता है। इसलिए अपने वतन के साथ मोहब्बत का सबूत दें कि बिल्कुल एकदम अमन से रहें। और आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे YouTube चैनल पर विज़िट किया, मेरे कहने पर मेरी रिक्वेस्ट मानी। और मैंने 1.5 साल में पहली बार देखा है कि मेरे YouTube के ऊपर भी कुछ व्यूज़ आए हैं वीडियोज़ के, कुछ लाइक्स आए हैं। और इसलिए मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप मेरी वीडियोज़ को YouTube के ऊपर भी देखा करें, ताकि वहाँ से मुझे कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।